तो उन्होंने जब देखा स्क्रीन पर अशोक श्रीवास्तव एंकरिंग कर रहा है तो उन्होंने कहा कि इस लड़के को हटाओ, उसके बाद मैं स्टूडियो में बैठूंगा। और मुझे मेरे कान में ईपी जो हम बोलते हैं उससे संदेश आया, उससे मुझे कहा गया कि आप हट जाइए और उसके बाद कोई और एंकर आएंगी। तो इस तरह से मुझे बीच एंकरिंग में से हटाया गया था। इस तरह से पूरी जो है मीडिया को मैनेज किया जाता था, इस तरह से सब कुछ होता था। ये तब की बात है जब जिसको कहते थे कि तानाशाही नहीं थी। नमस्कार। पुस्तक चर्चा में 2019 में आई मेरी जो पुस्तक थी, मेरी जो पहली किताब थी नरेंद्र मोदी सेंसर्ड, उसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं और ये मेरा इस कड़ी का तीसरा वीडियो है। इससे पहले कि मैं इस तीसरे वीडियो के बारे में इस पुस्तक में जो कुछ चर्चाएं हैं उसके बारे में आपको बताऊं, एक बार फिर याद दिला दूं और थोड़ा प्रमोशन भी कर दूं। मेरी नई किताब, दूसरी किताब मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग जल्द ही आ रही है। तो वो दोनों, ये और मेरी वो दूसरी पुस्तक, दोनों ही बहुत जल्द जो है आपको अमेज़न पर उपलब्ध होंगी और आप इसको जो है अमेज़न पर जो है जाकर बुक करवा सकते हैं। बहरहाल मैं एक बार फिर आता हूँ इस मेरी पहली पुस्तक के ऊपर। मैंने अपने 2 वीडियोज़ में आपको बहुत कुछ बताया था। इस पुस्तक को मैंने क्यों लिखा और कौन सा नैरेटिव था, कौन सा फेक नैरेटिव था जिसको मैं इस पुस्तक के मार्फत से ध्वस्त करना चाहता था। उस कड़ी में जब मेरा ये जो पहला चैप्टर है जिसमें मैंने ये विस्तार से बताया कि मैंने पुस्तक क्यों लिखी, उसमें मैंने कई कारणों का पहले भी जिक्र किया था। अब एक कारण का जिक्र करना, उसके बारे में बातचीत करना यहाँ पर जो है आज के संदर्भ में बड़ा मौजू होगा, बहुत ही रेलेवेंट होगा, बहुत प्रासंगिक होगा। दरअसल अभी भी आप देखेंगे ध्रुव राठी जैसे जो जर्मनी से आकर जो वीडियो यूट्यूबर्स हैं वो वीडियो बना रहे हैं, भारत में तानाशाही है, नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं। ये सब भी एक फेक नैरेटिव है। इसको लेकर मैंने अपनी नई किताब में तो चर्चा की है, लेकिन इस पुस्तक के संदर्भ में मैं आपको बता दूं, जो मीडिया को लेकर कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के राज में मीडिया स्वतंत्र नहीं है, तो मैंने इस पुस्तक में जो पूरा एक अध्याय जो लिखा था, जिसमें मैंने बताया था कि पुस्तक मैंने क्यों लिखी, उसमें इस विषय पर भी मैंने चर्चा की है। तो वो मैं आपको थोड़ा सा आज के वीडियो में ज़रूर बताना चाहूँगा। इसमें मैंने ये जिक्र किया कि जो मीडिया को कंट्रोल करने की बात करते हैं ना, कि मोदी मीडिया को कंट्रोल करते हैं, मैंने आपको बताया था। और क्योंकि मैं दूरदर्शन में हूँ, मैं जानता हूँ मीडिया को कौन कैसे कंट्रोल करता है और उसको लेकर मैं जो प्रोग्राम करता हूँ 2 टूक, उसमें भी मैं ये दावे के साथ करता हूँ, जिसका मैंने अपनी नई पुस्तक में जिक्र किया है। 2 टूक में सब कुछ हम चर्चा करते हैं और आज तक किसी ने उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की है। पूरी तरह से हम आज़ादी से काम करते हैं। लेकिन इस पुस्तक में मैंने पहले का जिक्र किया है, वो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। इस पुस्तक में मैंने ये लिखा है कि जब ये बात आती है कि भाई नरेंद्र मोदी मीडिया को कंट्रोल करते हैं, तो मैंने इस पुस्तक में जो पहला चैप्टर, उसमें पेज नंबर 21 पे मेरा ये अध्याय है, जिसको मैं थोड़ा सा पढ़कर आपको सुनाना चाहूँगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे डॉक्टर संजय बारू ने अपनी किताब एक्सीडेंटल पीएम में कई जगह विस्तार से खुलासा किया है कि कैसे प्रधानमंत्री कार्यालय और कांग्रेस के बड़े नेता खबरों को मैनेज करते थे। सोचिए, संजय बारू, डॉक्टर संजय बारू प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के वो मीडिया सलाहकार थे। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये जो प्रधानमंत्री कार्यालय है उसमें जो मीडिया सलाहकार जो भूमिका रहती थी, वो दरअसल अब तक मीडिया में पीएमओ को लेकर, सरकार को लेकर खबरें मैनेज करने की उनकी भूमिका रहती थी। वो हमेशा सरकारों के साथ जो है जो प्रेस प्रबंधक होते थे, जो मीडिया सलाहकार प्रधानमंत्री के होते हैं, वो अखबारों के संपादकों से सीधा टच में रहते हैं और उनको वो कई बार बताते हैं कि भाई ये खबर जो है दबा दो, ये खबर जो है इसको मत करो, सच खबर ये है, प्रधानमंत्री की मंशा ये है। कई बार प्रधानमंत्री को लेकर, सरकार को लेकर कुछ अगर ऐसी चीजें आती हैं जिसका कोई आधार नहीं होता, उनको भी प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार उसको स्पष्ट करते हैं। आज 2014 के बाद से प्रधानमंत्री का कोई मीडिया सलाहकार नहीं है, ये भी आपको बता दूं। पर पहले जो मीडिया सलाहकार थे संजय बारू, उन्होंने एक्सीडेंटल पीएम में कई जगह विस्तार से खुलासा किया है कि कैसे प्रधानमंत्री कार्यालय और कांग्रेस के बड़े नेता खबरों को मैनेज करते थे। हर राजनीतिक दल में किसी न किसी नेता को खबरों को मैनेज करने की जिम्मेदारी दी जाती है। अब यह उस नेता की काबिलियत और ताकत पर निर्भर करता है कि वो पत्रकारों को कब कैसे मैनेज करता है, कभी प्यार से और कभी झिड़की के साथ, कभी एक्सक्लूसिव स्टोरी का इंटरव्यू और कभी एक्सक्लूसिव स्टोरी और कभी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का लालच देकर, तो कभी उपहारों की सौगात और जंकेट के साथ। ये उपहारों की सौगात और जंकेट क्या होती है? कई पत्रकारों को जो है
सरकारें जो है उनको विदेश दौरे पर भेजती हैं सपरिवार। ये परंपरा रही है नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने से पहले। पत्रकारों को विदेश दौरे उनके परिवार के साथ भेज दिए जाते थे, महंगे महंगे गिफ्ट मिलते थे। इस तरह से मीडिया को मैनेज किया जाता था, जो 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी ने नहीं करा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बंद कर दिया, इसीलिए नरेंद्र मोदी से पत्रकार बहुत नाराज होते हैं। तो मैंने जो जंकेट कौफारों का जिक्र किया है ना, ये मैंने हवाई बात नहीं करी, मैं फिर कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर रहे, उनकी किताब से मैं कोट कर रहा हूं और ये बता रहा हूं। डॉक्टर संजय बारू ने अपनी किताब में प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से पत्रकारों को मैनेज करने के लिए जंकेट शब्द का जिक्र किया, जंकेट शब्द का जिक्र किया है। यूं तो जंकेट का शाब्दिक अर्थ दावत है, पर नेताओं और राजनीतिक पार्टियों की तरफ से पत्रकारों को मैनेज करने के लिए जो जंकेट दिया जाता है उसमें दावत भी होती है और दुनिया की बेहतरीन शराब भी। महंगे से महंगे तोहफे होते हैं तो सपरिवार मुफ्त विदेश यात्राएं भी। कई बार पत्रकारों को मैनेज करने के लिए कौड़ियों के दाम पर फ्लैट, प्लॉट और जमीनें दे दी जाती हैं। 90 के दशक में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा खुलासा हुआ था, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा राज्य के बड़े संपादकों, पत्रकारों को थोक के भाव जमीनें बांटी गई थी। तो कभी कभी इस जंकेट में पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सम्मान भी होते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पत्रकारों के जंकेट बंद कर दिए गए, पत्रकारों को महंगी शराब पिलाना बंद कर दिया गया। ऐसे पत्रकारों को अब पद्मश्री नहीं मिलती। कहीं जंकेट बंद होना ही अघोषित आपातकाल के विचार का जनक तो नहीं है? ये सवाल मैंने इस पुस्तक में उठाया है। 2014 से पहले जंकेट के माध्यम से पत्रकारों, संपादकों को कैसे मैनेज किया जाता था, इसकी छोटी सी मिसाल देखिए। 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील पर अड़ गए थे। उन्होंने सरकार से समर्थन वापस ले लिया, सरकार अल्पमत में आ गई और उसे बहुमत का जुगाड़ करना था। बहुमत का जुगाड़ करने के लिए सरकार के प्रतिनिधि विपक्षी सांसदों से डील कर रहे थे। एक अंग्रेजी चैनल के रिपोर्टर ने अपने सहायक के निर्देश पर ऐसी ही एक डील का स्टिंग कर लिया। बहुत बड़ी खबर थी ये। संसद में विश्वास प्रस्ताव से पूर्व ये स्टोरी ऑन एयर हो जाती तो कांग्रेस की सरकार गिरनी तय थी, लेकिन अचानक चैनल के संपादक ने अपने रिपोर्टर को के स्टिंग को प्रसारित होने से रोक दिया। सरकार बच गई और कुछ समय बाद उस संपादक को पद्मश्री से नवाजा गया। ये मैं राजदीप सरदेसाई का जिक्र कर रहा हूं। तो ये इस तरह से है कि किस तरह से ये पत्रकारों को मैनेज किया जाता था, जंकेट दिया जाता था। इस किताब में इसका भी जिक्र है कि कैसे प्रणव राय, जो एनडीटीवी के मालिक थे, संजय बारू की पुस्तक से मैंने कोट किया कि कैसे संजय बारू जब थे तो उन्होंने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री कार्यालय से एक खबर छप गई, एनडीटीवी ने खबर जो है प्रसारित कर दी। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सीधा प्रणव राय को फोन किया और उनको फोन पर झिड़की दी, डांट लगाई। और डॉक्टर संजय बारू अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि जैसे एक प्रिंसिपल जो है किसी को डांटता है ना, तो जो हालत हो जाती है वही उस वक्त प्रणव राय की थी। इस तरह से होता था। इसी पुस्तक में मैंने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे 2009 के चुनाव में, जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, नतीजे आ रहे थे, मैं उस वक्त एंकरिंग कर रहा था और उस वक्त आनंद शर्मा कांग्रेस के सूचना और प्रसारण मंत्री थे। आनंद शर्मा को किसी ने कह दिया था कि ये व्यक्ति तो है कि कांग्रेस को लेकर के जो है वो बहुत जो है, इसके पिताजी को मीसाक में के नाम पर वारंट गया था और ये कांग्रेस को लेकर के जो है कांग्रेस की आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करता। तो 2009 के लोकसभा चुनाव में जब मैं एंकरिंग कर रहा था, मुझे उस एंकरिंग करने के दौरान जब कांग्रेस जीतने लगी, आनंद शर्मा ने तय किया कि वो डीडी के स्टूडियो आएंगे और उसके बाद वो वहां से जो है उनका संवाद होगा। तो उन्होंने जब देखा स्क्रीन पर अशोक श्रीवास्तव एंकरिंग कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि इस लड़के को हटाओ, उसके बाद मैं स्टूडियो में बैठूंगा। और मुझे मेरे कान में ईपी जो हम बोलते हैं उससे संदेश आया, उससे मुझे कहा गया कि आप हट जाइए और उसके बाद कोई और एंकर आएंगी। तो इस तरह से मुझे बीच एंकरिंग में से हटाया गया था। इस तरह से पूरी जो है मीडिया को मैनेज किया जाता था, इस तरह से सब कुछ होता था। ये तब की बात है जब जिसको कहते थे कि तानाशाही नहीं थी। तो मैंने ये जिक्र किया है कि कैसे तानाशाही होती थी और इसी उसमें मैंने इस किताब का संदर्भ, इस किताब का मैंने जिक्र किया है कि ये किताब जो है दरअसल इसके बारे में पूरा विस्तार से जिक्र करती है। अंत में, इस चैप्टर के अंत में एक और बात मैंने जिसका जिक्र किया, वो भी आपको समझनी चाहिए, जाननी चाहिए। जब ये मैंने 2019 में किताब लिख ली तो मुझे कई लोगों ने कहा कि इस किताब को आप छपवा तो रहे हैं, आप प्रकाशन में ला तो रहे हैं, लेकिन पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस किताब को अप्रूव करवा लेना चाहिए। मैंने कहा भाई क्यों अप्रूव करवा लेना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि इसमें आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में लिखा है, इसमें आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उस वक्त जो ऑफिस था
उसके और आपके बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपके बीच जो संवाद था, आपने उसका जिक्र किया है। और इनमें से कोई ऐसी बात जो नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि वो मीडिया में आए, वो सार्वजनिक हो, आपने कहीं अगर ऐसी कोई बात लिख दी होगी तो हो सकता है उनको खराब लगे। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको एक बार जो है उनसे ज़रूर सलाह करनी चाहिए। तो थोड़ा मैं भी उस वक्त डर गया। मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में एक मेल भेजा और मेल भेजकर मैंने कहा कि मैंने पुस्तक लिखी है और मैं इस पुस्तक को प्रधानमंत्री जी को दिखाना चाहता हूँ, एक नज़र वो डाल लें। कुछ दिन बाद मेरे पास प्रधानमंत्री कार्यालय से फ़ोन आया और प्रधानमंत्री कार्यालय से फ़ोन आया तो वहाँ जो व्यक्ति थे उन्होंने मुझसे कहा कि आप प्रधानमंत्री जी को ये पुस्तक क्यों दिखाना चाहते हैं। मैंने उनसे ये कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी को ये पुस्तक इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि इसमें हम दोनों के बीच कुछ बातें हुई, या आप उनके ऑफिस और मेरे बीच कुछ बात हुई, क्या वो सार्वजनिक जीवन में आनी चाहिए, इसलिए मैं इस पुस्तक को लेकर के मैं उनको दिखा देना चाहता हूँ, एक बार संतुष्ट हो जाना चाहता हूँ। जानते हैं वहाँ से मुझे क्या जवाब आया? मुझे वहाँ से कहा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है ये आपकी पुस्तक है, ये आपकी अभिव्यक्ति है, अगर इसको नरेंद्र मोदी जी देख लेंगे और उसके बाद वो कहेंगे कि इसमें से ये बात काट दो, ये बात रख लो, तो क्या ये वही नहीं होगा जो आपके इंटरव्यू के साथ हुआ, यानी सेंसर करना, कैंची चलाना? तो उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री इसके पक्ष में नहीं है, ये पुस्तक आपकी अभिव्यक्ति है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप जैसे चाहते हैं वैसे इसको प्रकाशित करें। ये नरेंद्र मोदी हैं जिनको ध्रुव राठी सहित पूरा इकोसिस्टम, खान मार्केट गैंग, जिनको तानाशाह बोलता है, ये नरेंद्र मोदी हैं। और दूसरी तरफ आपको ये भी बता दूं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और जब उनके इंटरव्यू को, जिसका जिक्र इस किताब में, उस पर कैंची चल गई थी और जब लोग मुझे गालियां दे रहे थे, मैंने अपनी सिचुएशन स्पष्ट करी ट्विटर पर। मैंने लिखा कि मैं संपादक नहीं हूं, मैंने इंटरव्यू किया, लेकिन इंटरव्यू में क्या रखना है, क्या काटना है, ये सब मेरा निर्णय नहीं है, ये इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो उस वक्त मुझे 2 बार प्रधानमंत्री कार्यालय से, उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो तानाशाह नहीं थे। उस वक्त मेरे पास प्रधानमंत्री कार्यालय से, डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऑफिस से 2 बार फोन आए और मुझे ये कहा गया कि आप ये जो कुछ ट्वीट कर रहे हैं, जो कुछ लिख रहे हैं, ये मत करिए, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो वो तानाशाह नहीं थे, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जिन्होंने ये संदेश दिया कि आपकी पुस्तक है, आपकी अभिव्यक्ति है, आप जैसे चाहें वैसे प्रकाशित करें, वो तानाशाह है। ये है नरेंद्र मोदी सेंसर्ड की कहानी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।